हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम संदीप सिंह है और आज हम पावर जनरेटर्स डीजल इंजन से हम कैसे पावर जनरेट करते हैं, कैसा डीजल इंजन दिखता है और कैसा एक यूटिलिटी रूम दिखता है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, ये एक यूटिलिटी रूम का फ़ोटो मैंने क्लिक करा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो एक सीरीज़ ऑफ जेनसेट लगे हुए हैं। हम इसके बेसिकली पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं और कैसे वो ऑपरेट होते हैं। डीजी जेनसेट्स बेसिकली मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक ऑल्टरनेटर, दूसरा है डीजल इंजन। ऑल्टरनेटर एक रोटेटिंग पार्ट होता है जो डीजल इंजन की सहायता से रोटेट होता है। इंजन जो होता है वो पावर प्रोड्यूस करता है डीजल फ्यूल की वजह से, जिसमें डीजल के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है डीजल इंजन को ऑपरेट करने के लिए, और इसकी पावर की सहायता से ये ऑल्टरनेटर रोटेट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो ऑल्टरनेटर होता है, इसके एक शाफ्ट के द्वारा डीजल इंजन के साथ कपल करा जाता है। और जैसे देखने वाली बात है, इसमें रेटिंग जो होती है ऑल्टरनेटर की केवीए में होती है, और जेनसेट की भी हम बेसिकली रेटिंग केवीए में ही देखते हैं, बट जो इंजन होता है उसकी रेटिंग हमेशा बीएचपी में होती है। डीजल जेनसेट जो है बेसिकली टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये रेडिएटर कूल्ड सिस्टम है जेनसेट का। इसमें हम जो कूलेंट, हॉट कूलेंट जो डीजल इंजन से आता है, उसको हम कूल करने के लिए रेडिएटर फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि गाड़ियों में रेडिएटर लगा रहता है, सेम उसी प्रकार का रेडिएटर डीजल इंजन में भी लगा रहता है, जिससे हम कूलेंट को ठंडा करते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है वाटर कूल्ड सिस्टम। इसमें रेडिएटर फ़ैन की जगह हम एक हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं, जिसमें एक सेकेंडरी कूलिंग सर्किट और होता है, जिसको हम कूलिंग टावर कहते हैं। इसमें कूलिंग टावर में जो पानी होता है वो ठंडा होके वो हीट एक्सचेंजर में सारी जो कूलेंट की हीट होती है उसको टेक अवे कर लेता है, और दोबारा से वापस ये सर्कुलेशन में चलता है। इसमें जो हीट एक्सचेंज होता है, वो हीट एक्सचेंजर में दो जो फ्लूइड है वो आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं, एक तो कूलेंट और दूसरा है वाटर। वाटर जो है वो कूलिंग टावर से हीट एक्सचेंजर के बीच में क्लोज लूप में घूमता है, और जो कूलेंट होता है वो इंजन की जैकेट्स में, ऑयल कूलर में और बाकी जहाँ पे भी कूलेंट का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ से एक क्लोज लूप में घूमता है। हीट एक्सचेंजर क्या होता है ये हम बाकी बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक वाटर कूल्ड जेनसेट सिस्टम के बारे में मैंने बताया है। एक तो रेडिएटर कूल्ड सिस्टम था, दूसरा है वाटर कूल्ड सिस्टम। दूसरा है, इसके बाद है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सबसे जो मेन पार्ट होता है किसी भी जेनसेट का, वो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो मास्टर, जिसको हम ब्रेन कहते हैं किसी भी जेनसेट का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल, ईसीपी। ठीक है, कई लोग इसे पीसीसीबी भी कहते हैं, बट ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल होता है जिसको ईसीपी कहते हैं। ये ही पूरे जनरेटर की फंक्शनिंग, कैसे जनरेटर चलते हैं, जैसे कैसे जनरेटर के पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाता है, सारी प्रोग्रामिंग इस पीस ईसीपी के द्वारा ही सेट करी जाती है। अब यहाँ से जैसे सिलेक्टर स्विच देख रहे हैं आप, यहाँ से सिलेक्टर स्विच से हम ऑटो, मैनुअल या ऑफ़ की कंडीशन में हम डीजी जेनसेट को रख सकते हैं। और ये है हमारा इमरजेंसी स्विच। ये जो डिस्प्ले यहाँ पे दिखाई गई है, इस डिस्प्ले पे सारे पैरामीटर आते हैं जब डीजी ऑन होता है, जब डीजी ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है। अब जैसा कि फ्रेंड देख रहे हैं, यहाँ पे बैटरी का एक पूरा बैंक लगा हुआ है, बैटरी का पूरा सेट लगा हुआ है, 24 वोल्ट का बैटरी बैंक है। और ये इस तरफ मैंने दिखाया हुआ है क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक और शेल्फ, जो डीजी इंजन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर सोर्स डीजी बैटरी का जो लगाया हुआ है, इससे हम पावर देते हैं डीजी के क्रैंक को, जो एक मैकेनिकल रोटेशन पावर प्रोड्यूस करता है। और ये जो क्रैंक है ये डीजी के फ्लाई व्हील के ऊपर इंस्टॉल होता है, जो डीजी के फ्लाई व्हील को रोटेट करता है और उससे डीजल इंजन स्टार्ट हो जाता है। फिर वो अपना एक नॉर्मल आरपीएम पे आ जाता है, चाहे आइडियल स्टेज में हो या फिर रनिंग स्टेज में हो। ये है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जो मेजरली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो मैं बताऊँगा। उसके बाद है फ्यूल सप्लाई। फ्यूल सप्लाई में सबसे पहला है फ्यूल टैंक। आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल डीजल इंजन के लिए हमें डीजल फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको चलाने के लिए। तो उस फ्यूल की स्टोरेज की कैपेसिटी डीजल इंजन के हिसाब से वेरी करती है। तो यहाँ पे मैंने 990 लीटर एक 1 क्यूबिक मीटर का फ्यूल टैंक का फ़ोटो दिखाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक
990 लीटर का फ्यूल टैंक है। सो उसके बाद फ्यूल टैंक के डीजल भरने के बाद इस सर्किट हम समझेंगे कि कैसे डीजल के इंजन तक फ्यूल पहुंचता है। तो फ्यूल टैंक के बाद ये वाटर सेपरेटर, एक्चुअली डीजल में कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ तरीके के वाटर भी हो जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल होता है। तो डीजल इंजन में हमें क्लीन फ्यूल देना पड़ता है, और वो क्लीन फ्यूल को भेजने के लिए हमें कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, जो क्लीनिंग प्रोसेस होते हैं। उसके लिए एक्सटर्नल सोर्स जैसे वाटर सेपरेटर, फ्यूल फिल्टर, इस तरीके के फ़िल्टर इस्तेमाल होते हैं डीजल इंजन में, और इनके थ्रू डीजल बिल्कुल क्लीन होकर सारी इम्प्योरिटी निकल के डीजल इंजन तक फ्यूल जाता है। तो अभी हम समझेंगे वाटर सेपरेटर का क्या काम होता है। वाटर सेपरेटर होता है, इसमें डीजल जो फ्यूल होता है उसके अंदर कोई वाटर का कोई पार्टिकुलेट्स तो नहीं आ गए, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे नीचे नोब देख रहे हैं आप, इस फिल्टर को जब हम ओपन करते हैं, इस नोब को ओपन करते हैं, तो यहाँ से पूरा जो वाटर एक्यूमुलेट होता है जो फ्यूल के अंदर से, वो फिल्टर के थ्रू यहाँ पे जमा हो जाता है, और इस नोब के द्वारा जब हम खोलते हैं तो वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। फिर ये हमारे फ्यूल फिल्टर में क्या, जो भी इम्प्योरिटी होती है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल माइक्रोन में भी अगर छोटे से छोटा पार्टिकल भी यहाँ पे क्लीन आउट हो जाता है, और ये हम बी चेक में चेंज कर देते हैं। जब भी एक पीरियडिक मेंटेनेंस होता है, 6 मंथली या ईयरली जो मेंटेनेंस होता है, उसमें हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से क्लीन होने के बाद वाटर सेपरेटर और फ्यूल फिल्टर के बाद डीजल को इंजेक्ट करने के लिए एक एक्चुएटर का यूज़ किया जाता है, जो फ्यूल सप्लाई का काम कर सकता है। बेसिकली फ्यूल पंप भी रहता है और साथ साथ इसका एक्चुएटर भी होता है। सो ये डीजल इंजन के अंदर डीजल को बेसिकली पहुंचाता है और उसको कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू स्पीड की, किस स्पीड पे डीजल इंजन चल रहा है, उस स्पीड के हिसाब से ये उस फ्यूल की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। सो ये तो था फ्यूल सप्लाई के बारे में। उसके बाद है एयर इनटेक सिस्टम। जैसा हम लोगों को पता है कि डीजल इंजन जो है, डीजल इंजन में एयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सो इसमें एयर इनटेक सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम, दो बेसिकली चीज़ें होती हैं। सो इनटेक सिस्टम के लिए एक प्री फिल्टर लगा रहता है एयर को क्लीन करने के लिए, जिसे एयर फिल्टर कहते हैं हम। और ये एयर फिल्टर जो है एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है उसको क्लीन करके डीजल के इनलेट हेड में पहुंचाता है। तो इसको क्लीन करने के बाद इसके एक इंडिकेटर भी लगा रहता है डीजी की एयर फिल्टर के ऊपर, जिसे हम वैक्यूम इंडिकेटर बोलते हैं। ये वैक्यूम इंडिकेटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक तरह का एक वार्निंग साइन अलर्ट आ जाता है। ये इसमें रेड फ्लैग क्रिएट हो जाता है अगर यहाँ पे कोई डस्टिंग या किसी भी तरह का इसमें प्रेशर ड्रॉप आता है, तो इसमें एक रेड फ्लैग क्रिएट हो जाता है। और जब हम फिल्टर को क्लीन कर देते हैं तो हम इसको रीसेट कर देते हैं। उसके बाद आता है एयर इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टर्बो चार्जर। सो बेसिकली फ्रेंड, टर्बो चार्जर के बारे में कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस कुछ अराइज हो जाते हैं, टर्बो चार्जर क्या होता है, किस तरीके से चलता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि टर्बो चार्जर के लिए कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल हम एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो डीजी इंजन से जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट निकलता है, उसी की प्रेशर से ये टर्बो चार्जर रोटेट होता है। और जब रोटेट होता है तो ये टर्बो चार्जर ड्यूल साइड चलता है, एक तरफ से एग्जॉस्ट निकलता है, दूसरी तरफ से इंजन में इनटेक होता है साफ़ हवा का, जो क्लीन एयर होती है, जो इंजन जिसको इनटेक करता है, जिसको इंजन अंदर लेता है, और जलने के बाद वो धुआं यहाँ से निकल जाता है एग्जॉस्ट के रूप में। तो ये जो चलता है ये सिर्फ एग्जॉस्ट के प्रेशर की वजह से चलता है, और इनटेक जो एयर है वो हमें यहाँ पे फ्री मिलती है। बेसिकली उसके लिए हमारी कोई एनर्जी नहीं लगती, इसलिए इसको टर्बो चार्जर बोलते हैं। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम। सभी, जैसा हमें पता है कि कोई भी इंजन होता है तो उसको लुब्रिकेट करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल लुब्रिकेट ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। सो बेसिकली डीजल इंजन में मेजॉरिटी 15W40, ये कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल होता है डीजी इंजन में, डीजल इंजन में। तो इसमें 15W40 जो है एक लूब ऑयल होता है जो इस्तेमाल होता है। और अगेन, जैसा कि फ्यूल फिल्टर हमने देखा था कि फ्यूल फिल्टर भी लगाए जाते हैं फ्यूल को क्लीन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लूब ऑयल फिल्टर का भी हम इस्तेमाल करते हैं लूब ऑयल की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई किसी भी तरह की इम्प्योरिटी इंजन के हेड में ना जाए। फ्रेंड्स देख रहे हैं ये एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमिंग पंप। सो प्राइमिंग पंप जब इंजन के साइज काफ़ी बड़े, लाइक 2000 kV या 1500 kV में हम देखते हैं कि प्राइमिंग पंप भी लगा रहता है। सो डीजल के लुब्रिकेट जो ऑयल होता है उसके सर्कुलेशन के लिए, उसके बेसिक निकालने के लिए या अंदर सर्कुलेट करने के लिए प्राइमिंग पंप का इस्तेमाल होता है।
सो एक एक्सटर्नल सोर्स होता है, बहुत सारे जेनसेट में प्राइमिंग पंप नहीं भी लगा होता और कई सारे जेनसेट में प्राइमिंग पंप लगा भी होता है। उसके बाद है इंजन का कूलिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव से। जब भी कोई जनरेटर चलता है तो उसका कूलिंग सिस्टम सबसे मेन होता है, जिसको हम बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कूलेंट। जैसा कि गाड़ियों में कूलेंट डलता है इंजन को ठंडा करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जेनसेट में भी कूलेंट डलता है। अगेन, जैसा कि फ्यूल फिल्टर और हमने लूब ऑयल फिल्टर देखे हैं, कूलेंट फिल्टर भी लगाए जाते हैं कूलेंट में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। ठीक है सर। तो जैसा कि हमने देखा कूलेंट फ़िल्टर, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कूलेंट फ़िल्टर कूलेंट को क्लीन रखने के लिए काम आते हैं और उस कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए इंजन के हेड में पूरे कूलेंट को घुमाने के लिए कूलेंट पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जो पूरे सर्कुलेशन को करता है। तो ये कूलेंट पंप सर्कुलेट जो करता है, ये सर्कुलेट करता है पूरे इंजन के जैकेट से हीट को लेके और हीट एक्सचेंजर तक पहुंचाता है। हीट एक्सचेंजर में, अब वो हीट एक्सचेंजर आपका एयर कूल्ड भी हो सकता है जो मैंने बताया था, और वाटर कूल्ड भी हो सकता है। तो इस फोटो में मैंने वाटर कूल्ड लगाया है। यहाँ पे ये वाटर कूल्ड हीट एक्सचेंजर में एक तरफ से आपका कूलेंट आता है और दूसरी तरफ से आपका कोल्ड वाटर आता है। तो ये था हीट एक्सचेंजर, ये था कूलेंट पंप, ये है कूलेंट फ़िल्टर और ये है कूलेंट। सो ये है इंजन कूलिंग सिस्टम। ये बड़ा बड़ा ब्रॉडली मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे तो हीट एक्सचेंजर और पंप और इन सब की स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। उसके बाद है अदर एक्सेलरीज। अदर एक्सेलरीज की इंजन की जो मेन कंपोनेंट के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसको हम ऑपरेशन में कंसीडर करते हैं। उसके बाद है अदर एक्सेलरीज में है कंडेंसर पंप। अगर आपका डीजल इंजन कूलेंट जो है हीट एक्सचेंजर बेस्ड है, कूलिंग टावर बेस्ड है, तो उसमें अदर एक्सेलरी कूलिंग सिस्टम जो है वो कंडेंसर पंप जो है वो सेकेंडरी एक आपकी एक्सेलरी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डीजल इंजन के रनिंग ऑपरेशंस में। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखने योग्य है कि जब भी हमारा डीजल इंजन चलता है तो हमारा सेकेंडरी जो कंडेंसर पंप है वो उसका ऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है और वो कूलिंग टावर के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद है एक बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर एक स्टैटिक हम सप्लाई दे के रखते हैं चार्जर को, जो डीजल इंजन की बैटरी को हमेशा चार्ज रखता है। और ये एक तरीके से एक्सेलरी होता है डीजल इंजन के लिए। चार्जर डीजल इंजन के साथ भी लगा रहता है, पर एक एक्सटर्नल हम चार्जर का इनपुट दे के रखते हैं ताकि कभी भी बैटरी में किसी भी तरह का फेलियर ना आए। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा एक डीजल इंजन क्या होता है और डीजी जेनसेट कैसा दिखता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई होप कि आगे भी आने वाली वीडियो में और डिटेलिंग में भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। बाय।